आचार्य जो कि आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग। तालियों से हम मंत्री महोदय का भी स्वागत करें। आज हमारे साथ श्री मेवाराम जी जैन हैं, अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग, जो कि विशिष्ट आतिथ्य कबूल करके आपने हमें आज ये विशिष्ट वैभव प्रदान किया है। श्रीमती श्री कृष्ण कुणाल जी, शासन सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान, आयोजक हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस दीपक को प्रज्वलित करें। श्रीमती सुषमा जी अरोड़ा, प्रशासक एवं प्रबंध संचालक RCDF जयपुर, डॉक्टर भवानी सिंह जी और डॉक्टर NM सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आज हम गौरवान्वित हैं कि आज 415 प्रगतिशील पशुपालकों को आप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं और पंचायत और जिलों से भी हमारे बीच आप सब पूर्ण राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निगाहें अरावली की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें, रहे पाक चंबल की धबन, मचलती रहे जुल्फे गंगो चमन, फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारा राजस्थान यूं ही बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। स्वागत है यहाँ पधारे 415 प्रगतिशील पशुपालकों का, जिनमें 25 महिला पशुपालक भी शामिल हैं और आज ये सब पा रहे हैं 52.5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार। राजस्थान आगे बढ़ रहा है इन सब लोगों के सहयोग के कारण। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जो दीप प्रज्वलित किया वो पशुपालकों के विश्वास का था, जिसकी ज्योति थी पशुधन में हमारी आस्था की, और इसका प्रकाश है पशुपालन की उत्कृष्ट सफलताओं का। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सचिव महोदय श्री कृष्ण जी कुणाल से कि वे मुख्यमंत्री महोदय का ये सूत की माला और आदर के पुष्पों से हम आपको सुस्वागतम कहें और आप अपने स्थान पर तालियों की करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान करते हैं। सूत के असंख्य दिखने वाले ये धागे हैं। मैं सुषमा जी अरोड़ा MD RCDF से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री महोदय का पुष्पों से और इस सूत की माला से स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ राजस्थान में कृषि क्रांति के जनक श्री लालचंद जी कटारिया। समारोह के विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री मेवाराम जी जैन, अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग के स्वागत के लिए निवेदन डॉक्टर भवानी सिंह जी राठौड़ से, निदेशक हैं पशुपालन विभाग के, और हम बहुत ज्यादा तालियों से मेवाराम जी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर NM सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विभाग के आदरणीय सचिव महोदय श्री कृष्ण कुणाल जी का भी स्वागत करें। आप हमारे मुखिया हैं, अग्रज हैं, लेकिन सर हम आपको जोरदार तालियों से ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। सूत की माला से अभिनंदन है और आदर के पुष्पों से आपका अभिनंदन है कि आपने हमें ये दिशा पर मार्गदर्शन जो उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्पों की ये परंपरा से स्वागत करने के बाद मैं आदरणीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि शब्दों द्वारा भी इस परंपरा का वे निर्वहन करें। माननीय श्री कृष्ण जी कुणाल, सचिव पशुपालन जी, जोरदार तालियां। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय कटारिया साहब, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग जैन साहब, हमारे साथी अधिकारीगण और यहाँ समस्त पशुपालक भाई और बहनों, मीडिया के साथियों, आज राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह में आप सभी का स्वागत है। विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूँगा, अभी 15 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 को रिलीज़ किया है 15 मार्च को, जिसमें राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में पहली बार पूरे देश में पहला स्थान दिया है। पिछले 4 सालों में हमारे देश में 12% दूध का योगदान से बढ़कर 15% से ऊपर चला गया और हम उत्तर प्रदेश से भी आगे चले गए हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुग्ध संबल योजना में जो प्रोत्साहन राशि दी, प्लस निःशुल्क दवा योजना, ये सब से किसान लोगों को काफ़ी मदद मिली है और हमारा दूध में बहुत संबलन मिला है। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, आपको ध्यान है, 15 अगस्त 2012 में ही
कई किसान पशुपालक हमारे जो जानवर मर जाते थे दवाई के अभाव में, महंगी दवा नहीं खरीद पाते थे, तो उस समय मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी और उससे आप कई जो इलाज से वंचित पशु थे सबको मुफ्त दवा मिलने से कई अपने पशुधन को सहयोग मिला। उसी के क्रम में अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार आप लोगों के लिए सभी तरह के टेस्ट, सभी रजिस्ट्रेशन शुल्क, सभी तरह का इलाज, टीकाकरण मुफ्त कर दिया है सभी पशुपालक के लिए। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा, हमारे करीब करीब 9000 पशुपालन संस्था हैं अभी पूरे प्रदेश में। इसमें लगभग 3000 में बिजली और फ्रीजर वगैरह सब हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बजट में शेष बचे सभी संस्थाओं के लिए बिजली की व्यवस्था के लिए हमें पैसे 90 करोड़ रुपए दिए हैं और इससे साथ में आपको फ्रीजर और कोल्ड चेन की व्यवस्था के लिए हमें इन्होंने फंड्स दिया है, जिससे आपको जो वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण की समस्या आती थी कोल्ड चेन के अभाव में, तो वो वैक्सीनेशन अंतिम छोर तक पहुंचेगा और पशुपालकों को जो असामयिक पशुधन हानि होती थी उससे बचाया जा सकेगा। साथ ही बेरोजगारी को चेक करने के लिए, रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले सरकार में इस पशुधन को, वेटनरी साइंस की इंपॉर्टेंस को समझा और इसके तहत इन्होंने पहली बार राजस्थान में पृथक से अपना राजूवास में यूनिवर्सिटी खोला था 2010-11 में। उसी के तहत आज की डेट में हमारे पास 91 पशुधन, हमारे पास LSA इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी साहब ने 9 कॉलेजेस और खोला है और मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, अब एक नई यूनिवर्सिटी अभी और खोल दी हमारी जोबनेर में। इसका पर्पस ये है कि सभी पशुपालक अपने बच्चे सबको आप पढ़ा सकेंगे और गांव में कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ गांव में उसको नौकरी नहीं मिलती, शहर में भी आजकल देखिए मछली पालन, एक्वेरियम, जेम्स का, श्रिम्स का आप देखते हैं, साथ में कुत्ते का पालन, स्वान वगैरह, इन सब में एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत है, तो ये सब डिग्रीज उनको काम आएगी। पिछले साल आपको ध्यान है लंपी बीमारी हुई थी। लंपी बीमारी में CM साहब ने काफ़ी इसको मॉनिटर किया, पूरे डिपार्टमेंट को मंत्री जी ने मॉनिटर किया, हमारे रैपिड रिस्पांस टीम काम किए थे। उसके तहत हमें इमरजेंसी में दवा खरीदने के लिए करीब 32.5 करोड़ की दवा खरीदी, करीब 1.08 करोड़ पशु का हमने पूरा टीकाकरण किया था उस समय गोट पॉक्स वैक्सीन से। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें MPs, MLAs, भामाशाहों सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है हमारे इस काम के लिए। आज भी जो कई अग्रणी राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, लंपी रोग से आज भी ग्रसित हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ सरकार के सजग व्यवहार से हम इसको कंट्रोल कर पाए हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा सर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हो सकता है गर्मी के पश्चात पुनः लंपी फर्स्ट ईयर में आए, तो इसलिए हम गोट पॉक्स वैक्सीन पहले ही लेकर मई-जून महीने में सभी जानवरों को टीकाकरण कराएंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। सर 21-22 की बजट घोषणा में आपने प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए आपने ये राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह शुरू किया था और हमारे मंत्री जी का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। इसके तहत सर आज 415 पशुपालकों को हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं सर, जिसमें 415 में सर 2 तो राज्य स्तरीय हैं, 68 हमारे जिला स्तरीय हैं सर, 2-2 प्रति जिला है सर, और 345 जो है सर ये पंचायत स्तरीय हैं। इनमें सर 25 महिला हमारी पशुपालक हैं जिसको हमने इसमें चयन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में राजस्थान प्रदेश में पशुधन विकास के लिए नया आयाम स्थापित करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं मंचासीन अतिथियों एवं आज सम्मान पाने वाले सभी पशुपालक भाइयों व बहनों को संपूर्ण विभाग की ओर से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। आप ही के शब्दों को अगर मैं कुछ दूसरे तरीके से कहूं तो आपने पशुपालकों को सिर्फ इतना कहा है कि आप कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहो, और पशुपालकों का यह कहना है कि जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है, उसका हर कर्म ही रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है।
और इन्हीं सदकर्मों के पथ पर प्रवाहमान है यहाँ पधारे आप सब पशुपालक गण, जो राज्य के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के उन्नयन पर निरंतर कृत संकल्पित हो आगे बढ़ रहे हैं। परम गौ सेवक माननीय श्री मेवाराम जी जैन भी आज यहाँ विराजमान हैं। मैं उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री मेवाराम जी जैन। आज पशु पालक समारोह के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राजस्थान के लोकप्रिय, जन जन के हितैषी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री माननीय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, हमारे शासन सचिव आदरणीय कृष्ण कुणाल जी, सुषमा जी अरोड़ा, भवानी सिंह जी राठौड़, श्री NM सिंह जी, सभी पधारे हुए पूरे प्रदेश से हमारे पशुपालक, यहाँ सभी पधारे हुए अधिकारीगण, मीडिया गण, नए वर्ष के आज शुरुआत और आज का आपका सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे कृषि मंत्री जी ने जो आज का कार्यक्रम रखा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से हमारे किसान और पशुपालक खुशहाल हो, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। अभी सचिव साहब ने जो पूरी आपको बताई किस तरह से राजस्थान के दुग्ध उत्पादन में, पशुपालक में देश में हम नंबर 1 हैं, और जिस तरह से यह जो राजस्थान सरकार के योजनाएं हैं, किस तरह से पशुपालक आत्मनिर्भर बने, किस तरह से हम पशुओं को उनकी सेवा करें, किस तरह से अच्छी नस्ल के पशु हम प्रदेश में लाएं ताकि दूध का उत्पादन बढ़े, किसान अपने आप पैरों पे खड़ा हो। और जिस तरह से ये योजनाएं राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट, राजस्थान का आज दिन तक का सबसे ऐतिहासिक बजट जो इस वर्ष दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी वर्ग को नहीं उसमें कोई छोड़ा के कोई कसर छोड़ी, हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब, अमीर, पशुपालक, किसान, कोई किसी को बाकी नहीं छोड़ा। सबके लिए दरवाजे इतने, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। उसी को आपने चरितार्थ कर इस जो शानदार बजट दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे ये आपने जो 24वीं योजना की बात करो, बिजली फ्री की बात करो, किसानों के बिजली फ्री की बात करो, रसोई के सिलेंडर की बात करो, पेंशनों की बात करो, OPS पेंशन की बात करो, और सारी जितनी योजनाएं अगर कोई गिनाने बैठ जाए तो मेरे ख्याल से इतनी योजनाएं जो पूरे भारत के अंदर ऐतिहासिक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ राजस्थान में लागू की है, पूरे भारत के अंदर वो अगर लागू हो जाए तो प्रदेश के अंदर सारी महंगाई और ये जो जितने भी ये संकट सारे दूर जा, देश खुशहाल हो जाए अगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं को अगर लागू कर ले। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सारी बातें बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ हम बातें ही नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों के लिए जो कुछ किया है आपके सामने है, किस तरह से आपके पशु चिकित्सालय, हर पंचायत मुख्यालय पर सब सेंटर खोलने की घोषणा की, चिकित्सालय खोलने की बात की, बड़े बड़े अस्पताल खोलने की बात की, ताकि हमारे पशुपालकों को समस्या नहीं हो। लंपी की बात की, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने जिस तरह से कार्य किया, और उसमें अभी घोषणा भी की कि जो हमारे दुधारू पशु जो इस बीमारी में गए हैं उनके लिए 40,000 रुपये अनुदान की घोषणा की। चाहे उसके साथ साथ बीमे की योजना की गई, 2 पशु जिनके लिए किसान के लिए उनका बीमा सरकार कराएगी, और उसके साथ साथ
मैं कहना चाहूँगा कि गौ पालन गायों के लिए जो गौशाला हैं उसके लिए पहली बार पूरे राजस्थान में और भारत में एक उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने दिया कि जिस तरह से गायों के अनुदान बढ़ाया गया और गायों के नंदीशालाएं जो रोडों पे घूम रही थी, शहरों में घूम रही थी, नंदीशालाएं खोली, गौशालाएं जिसका अनुदान बढ़ाया, गौशालाओं के अंदर 3 महीने से 6 महीना और 6 महीने से उसको 9 महीने का अनुदान किया, नंदीशालाओं का 1 साल का अनुदान किया और जो अपंग असहाय उनके लिए भी 1 साल का अनुदान किया और शिथिलता पहले 3 साल की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता थी उसको खत्म की, जमीन की जो 20 बीघे और 25 बीघा की थी उसकी अनिवार्यता को खत्म की, अनुदान आप कोई गौशाला खोलना चाहेगा पंचायत समिति लेवल पे अगर खोलेंगे तो 1,57,00,000 रुपए का निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा और चलाने के लिए अलग दिया जाएगा। पंचायत लेवल पर अगर खोलोगे तो 1 करोड़ का अनुदान और उसको 9 महीने और नंदीशाला को 1 साल चलाने का अनुदान। इस तरह से न तो कोई पैसों की और धन की कमी, आप जितनी भी नंदीशाला और गौशालाएं आप खोलोगे कोई उसमें पैसे की कमी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले बातें जरूर करते हैं, हम गो भक्त हैं, परंतु उनको विधानसभा में भी हमने कहा कि आप गौशालाएं खोलो। सरकार चाहती है जगह जगह नंदीशाला और गौशालाएं खुले और उसमें जो आवारा पशु है जो हमारा जिसका कोई मालिक नहीं है उन गौशालाओं को आप इन गौशालाओं में डालो। शहरों में जो घूम रहे हैं उनको नंदीशालाओं में खोलो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से दिल में एक ही है कि किस तरह से इन पशुओं की सेवा करे, खाली राजनीतिक बात नहीं करे, राजनीतिक लाभ नहीं ले, वास्तव में सेवा करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है और मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पशुपालकों को और किसानों को हर तरह से हर वर्ग को शानदार बजट देकर एक प्रदेश में एक नया इतिहास कायम किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, ओजस्वी विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है उन्हें सुनने का जिनके सक्षम नेतृत्व में राज्य में कृषि और पशुपालन की नव क्रांति का सूत्रपात हुआ है और इन क्षेत्रों में उन्नति, प्रगति और तरक्की अपनी नई इबारत लिखने लगी है। पुरजोर तालियों से आइए स्वागत करें हमारे अग्रज, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक माननीय श्री लालचंद जी कटारिया का। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय मेवाराम जी जैन अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग, श्रीमान कृष्ण कुणाल जी शासन सचिव पशुपालन राजस्थान, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी प्रशासक एवं प्रबंधक संचालक RCDF जयपुर, डॉक्टर भवानी सिंह जी निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर, डॉक्टर NM सिंह जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, उपस्थित पशुपालक भाइयों और बहनों, किसान साथियों, मीडिया के सभी बंधुगण, सबसे पहले मैं विभाग की तरफ से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा कि राजस्थान में एक नई सोच के साथ में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में पिछले 4 साल से जो नए आयाम स्थापित किए गए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही कि राजस्थान जो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ के किसान और पशुपालक की बहबूदी के लिए, उसके परिवार में संपन्नता कैसे कायम रहे, परिवार में खुशहाली किस प्रकार कायम रहे। और जो कोरोना काल आया उसके बाद में जिस तरह के हालात पूरे देश और प्रदेश में बने, उसी के तहत गत वर्ष 21-22 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि पशुपालक सम्मान समारोह राजस्थान में रखा जाए
और उसी के तहत आज यहाँ लाखों रुपए के पुरस्कार हमारे पशुपालक भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि देश के अंदर राजस्थान वो राज्य है जिसमें अलग से कृषि का बजट पेश किया गया। खेती और पशुपालन का चोली दामन का संबंध है। हमारा वो किसान और वो पशुपालक भाई जो अपना जीवन यापन खेती के सहारे और पशुपालन के सहारे आदिकाल से ये कार्य करता हुआ आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के मन में ये पीड़ा थी कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ रही है, आईटी का जमाना है, देश और दुनिया की जानकारी गांव के उस गरीब आदमी को, उस किसान को, उस पशुपालक को मिले, ताकि उसके घर में जो नौजवान पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़े ही बढ़े, पर खेती और पशुपालन में जो नवाचार हो रहे हैं उसका उपयोग करते हुए वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर सके। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि एक नई सोच के साथ में राजस्थान में कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, और बजट भी इस प्रकार का कि वो गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारी वो नौजवान पीढ़ी जो मन से ये चाहती है कि देश और दुनिया की जानकारी मिले, हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़कर उसमें सफलता प्राप्त करें, उसके लिए जरूरत थी कि नई तकनीकी के साथ में जो शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी को हम दे सकें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में 42 कृषि महाविद्यालय खोले, 7 इस बजट में खोले, और राजस्थान में जो कृषि के 5 विश्वविद्यालय हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए शिक्षकों की भर्ती और दुनिया की जो नई जानकारी है, जो नए यंत्र दुनिया में इजाद हो रहे हैं, उनके लिए अलग से बजट देने का काम, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, 1000 का अनुदान तो पिछले वर्ष आपने घोषणा की थी, ताकि किसान को जो आर्थिक मार पड़ती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में आज राजस्थान पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे है। मुझे बताते हुए खुशी है इस बात की कि लगातार प्राकृतिक आपदा आने के बाद में, चाहे पाला पड़े, चाहे ओला पड़े, ज्यादा बरसात हो, 18,500 करोड़ रुपए राजस्थान में फसल बीमा के माध्यम से दिए गए। आपदा प्रबंधन का अलग प्रबंधन है, उसमें भी काफी राशि दी गई है। और देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा में राजस्थान पहले नंबर पे। हम मरु प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पूरा नहरी इलाका है, सरसब्ज इलाका है, अच्छी खेती होती है, पानी की व्यवस्था पूरी है। पर हमारे जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सांचौर, जालौर ये इलाका है, एक तरफ हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे जिले हैं, एक तरफ हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ कहीं पानी है, कहीं नहरों से होती है, कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, एक तरफ अलवर, भरतपुर जैसे जिले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि पशुपालन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई, और आज उसका परिणाम है कि लोकसभा और विधानसभा में बार बार हम दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पे मानते थे, था भी, ये रिकॉर्ड में है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में। पर अभी 15 मार्च को जो ही नई जानकारी भारत सरकार ने निकाली और जो दी गई पूरे देश में, उसमें राजस्थान पहले नंबर पे दूध उत्पादन में है।
देश में पहले नंबर पे आना, ये कहीं न कहीं उसी सोच का परिणाम है। और ये सोच केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की थी, और लगातार विभाग ने भी कोशिश की आपकी मंशा के अनुसार, और सर उसका परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं, जिसकी जानकारी राजस्थान के बहुत कम लोगों को है। दूध उत्पादन के साथ में आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम नस्ल सुधार का जो हमारा कार्यक्रम है, परंपरागत रूप से जो हमारी नस्लें हैं उनके दूध उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, हम उस नस्ल सुधार का कार्यक्रम उनकी देखरेख के माध्यम से, और जो देश और दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी और जानकारी है जो हमारे वैज्ञानिकों ने ईजाद की है, उसका लाभ भी हमको मिले। और मुझे खुशी है इस बजट में कि राजस्थान में बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि 100 किसान भाई विदेश यात्रा पे जाएंगे जो अच्छे पशुपालन और खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर जहां नए नवाचार हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और यंत्र इजाद किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ राजस्थान की धरती पे वहाँ से प्राप्त करने के बाद में जो अपने यहाँ उसका नवाचार करेंगे, तो निश्चित तौर पे राजस्थान के और किसानों को और पशुपालकों को लाभ होगा। हाल ही में कोरोना काल के बाद में लंपी आई, आप सभी ने देखा गौ माता पे कहर बरपा, पर जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंध मुख्यमंत्री जी ने किया, लगातार ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड पंच से लेके सरपंच, प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए और जितने भी हमारी गौशालाएं और भामाशाह थे, या जितने भी दानदाता थे, या जो पशुधन में पालन में इच्छा रखते हैं, उन सब लोगों को जोड़कर लगातार वीसी के माध्यम से लंपी का जो मुकाबला किया गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अन्य प्रदेशों ने न तो आंकड़े पेश किए, न उन्होंने डॉक्टरी कोई जानकारी दी कि कितना टीकाकरण उन्होंने किया, पर राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने लंपी के बारे में लगातार टीकाकरण का काम किया, जो गोधन प्रभावित हुआ उसको बचाने का काम किया। और जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों में पहली बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो दुधारू पशु है जो लंपी में मारा गया, खत्म हो गया, जिसका किसान को काफी नुकसान हुआ, उसको 40,000 रुपये प्रति दुधारू, ये शायद देश में पहला राज्य हमारा। और मुख्यमंत्री जी के मन में लगातार इस बात की थी, काफी चर्चा के बाद में उन्होंने कहा कि किसान पशुपालक को संबल प्रदान करने के लिए इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे दूसरे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा विभाग, हमारे कर्मचारी गांवों से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, और जो वाकई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया है। और उसके बाद में ये भी चर्चा आई कि भाई पैसे टके की कोई कमी रहेगी, तो मैंने चर्चा की कि सर ऊपर नीचे कुछ हो सकता आंकड़े, बोला पूरा किया जाएगा, उसको विभाग पूरी तैयारी करे, ऐसा कोई भी पशुपालक नहीं बचे जिसका नुकसान हुआ और उसको मुआवजा नहीं मिले। पर भाई एक बात ध्यान रखो, अब कई गांव में यार कह रहे महावड़ी भी 3 थी, पर डॉक्टर नाम कौन लिख रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो दुधारू पशु था और जिसको नुकसान हुआ है उसके वो आंकड़े पेश करे, एलएस है, डॉक्टर है, ग्राम पंचायत के सरपंच है, उन्होंने दिखाया भी होगा, सब डॉक्टरों के पास में जानकारी है मोटी मोटी, फिर भी कहीं 19-20 है तो उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, पर उसका रिकॉर्ड उपलब्ध करा दें। आज मुख्यमंत्री पशु बीमा भी, कामधेनु बीमा भी हमने इस बजट में चालू कर दिया है, आप उसका भी लाभ उठाएं। जब हम अपना LIC कराते हैं, अपना बीमा करवाते हैं, और जब सरकार ने सहूलियत दी है, सरकार आगे बढ़ के आई है, जैसा कि अभी कुणाल साहब बता रहे थे कि भारत सरकार की फिर एडवाइजरी जारी हुई है कि लंपी दोबारा आ सकती है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पशुधन का बीमा भी कराएं, क्योंकि ये महामारी का काल चल रहा है। पहले मनुष्य पे आई, फिर गौ
वंश पे आई। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग राजस्थान के कोने कोने से पधारे हैं और जागरूक किसान और पशुपालक हैं, तो ये जो हमने योजनाएं दी है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसका भी लाभ आप लोग उठाएं। और राजस्थान में पहली बार एक हमारे पास में विश्वविद्यालय था वेटनरी का बीकानेर में, जोबनेर के अंदर, क्योंकि राजधानी के नज़दीक है, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बीकानेर जाना पड़ता था। जब मुख्यमंत्री जी के मन में कल्पना और हमने ये बात रखी, तो आपने 2 दिन पहले बजट के इस बात के लिए मीटिंग बुला के विभाग को ताकीद किया कि ये बात सही है कि राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहला राज्य है, उसके छात्र और छात्राओं को, और चूंकि जयपुर राजधानी है, तो आपने जोबनेर के अंदर नया वेटनरी विश्वविद्यालय इस बजट में अनाउंस किया। उसकी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। ज़मीन चिन्हित करके रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेज दिए, विभाग को भेज दिए, एफडी के पास चली जाएगी। जल्दी ही आने वाले समय में एक नया विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर वेटनरी का मिलेगा। इसी के साथ बस्सी जयपुर में, सिरोही में, लालसोट दौसा में और पाली जोजावर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस बजट की यह घोषणा है। तो मैं ये कह सकता हूँ आने वाले समय में पशुपालन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्यों में रहेगा। कभी हम बात करते थे पंजाब, हरियाणा कि यहाँ का पशुधन बढ़िया होता है, अच्छी नस्ल के पशु पंजाब, हरियाणा और यूपी में रखे जाते हैं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार विभाग रुचि ले रहा है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उसके अनुरूप आने वाले समय में हम दूध पे 1 नंबर पे आ गए हैं। हमारे को थोड़ा बहुत और कुछ करना है। आने वाले समय में हमारी जो नस्लें होगी, हमारी जो पुरानी नस्लें हैं, चाहे राठी हो, काकरेज हो, गिर हो, थारपारकर हो, साहिवाल हो, इन सब नस्लों को सुधारने का काम हम करेंगे। और आज राजस्थान के अंदर 2600 और कुछ 26 और 39 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां हमारे उपकेंद्र नहीं है। साथियों, आपको बताते हुए खुशी है कि इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने चरणबद्ध रूप से सभी ग्राम पंचायतों में पशु उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। आने वाले समय में राजस्थान में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बचेगी जिसमें पशु उपकेंद्र नहीं होगा। वहाँ हमारा LSA बैठेगा, हमारे ज़िले की डॉक्टरों की टीम लगातार भ्रमण करेगी, हमारी एम्बुलेंसें लगातार पशुधन को देखेगी। और जो हमारा दवा का कार्यक्रम है, भाई मनुष्य की दवाएं तो राजस्थान में आदरणीय के आशीर्वाद से पहले से फ्री थी, पर आप ही ने 138 तरह की दवाइयाँ जो पशुधन के लिए फ्री की है। ये कोई छोटा काम नहीं है। आज गांव के अंदर LSA रहेगा, पशु अपने मुंह से बोल नहीं सकता, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता, उसको देखने के लिए हर पंचायत हेडक्वार्टर पे दवा फ्री, डॉक्टर फ्री, पशुधन सहायक फ्री। और आने वाले समय में हमारे भामा साहब द्वारा, विधायक महोदय मेवाराम जी बैठे हैं, हमारे कई विधायक साथियों ने घोषणा की है कि जब मुख्यमंत्री जी ने इतनी पहल की है तो हम भी विधायक कोष से एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। और काफ़ी हमारे विधायक साथियों ने उसमें पैसा भी दिया है। आने वाले समय में ये पूरा आमूलचूल परिवर्तन पशुधन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हमने ऊँटों के संरक्षण की बात करी थी, लगातार विधानसभा में बात उठती रही। आपके संज्ञान में जब बात आई तो आपने पहली बार 5,000 रुपये प्रति पशु ऊँट पालक को हमने पैसा देना चालू कर दिया DBT के माध्यम से, ताकि जो ऊँट संरक्षण का काम है, जिसको राज्य पशु घोषित किया हुआ है कानून बना के, उसको बचाने का काम भी हम करें। साथियों, में ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मुख्यमंत्री महोदय को और प्रोग्रामों में जाना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रदेश हमारा है और हमने कोशिश की है, और उस कोशिश का ही परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं। हमको इसमें और बढ़ोतरी करनी है
ताकि दुनिया की नज़रें राजस्थान पर रहे, देश के अन्य राज्यों की नज़रें अपने पर रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने खेती और किसानी और पशुपालक के लिए जितना आशीर्वाद राजस्थान की जनता को दिया और जो अलग से बजट पेश करके पिछले 4 साल में जितने नवाचार हुए और किसान को जितनी ताकत मिली, उसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक माहौल बना हुआ है खेती और कृषि के क्षेत्र में। और पशुपालन का नया परिणाम हम सबके सामने है कि 15 मार्च को माननीय कृषि मंत्री पशुपालन एवं डेयरी भारत सरकार द्वारा जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर राजस्थान देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक का राज्य बना है। ये भारत सरकार ने घोषणा की है। तो आप सभी को मैं मेरी तरफ से, विभाग की तरफ से पुनः धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से इन पशुपालकों के सम्मान समारोह में आज जो समय दिया, उसके लिए आपका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री लालचंद जी कटारिया। हर शब्द सच्चाई और सत्यता से भरा, सीधा दिल से निकला हुआ। आपके वक्तव्य से वाकई ये परिलक्षित होता है कि आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप द्वारा पशुपालन प्रशिक्षण के लिए नवाचार का जो कुछ समय पहले शिलान्यास किया गया था, वो आज लोकार्पित हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। वो भवन आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोहिनूर सजड़ा है भारत के मानचित्र पर राजस्थान, जो आज देश भर में दुग्ध उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर है ही, साथ ही ऊन उत्पादन में भी सर्वोपरि है। और इसका श्रेय जाता है हमारे मूलाधार पशुपालकों को, जिनकी कड़ी मेहनत राज्य के सर्वांगीण विकास में पूर्णतया परिलक्षित हो रही है। और इन्हीं पशुपालकों और पशु चिकित्सा कर्मियों के तकनीकी ज्ञान उन्नयन के लिए आगरा रोड जयपुर में स्थापित है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, जो पिछले 25 वर्षों में 25,000 प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत पशुधन और नवाचार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी संस्थान में 24 अक्टूबर 2019 को राज्य के माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया द्वारा शिलान्यास किया गया था अत्याधुनिक सर्व सुविधा संपन्न प्रशिक्षणार्थी आवासीय भवन का। और शिलान्यास का वो शिलापट लोकार्पण में परिवर्तित हो रहा है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के कर कमलों द्वारा। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आरामदायक आवासीय परिसर में 27 वातानुकूलित कमरे, 2 स्वीट, डाइनिंग हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, पावर बैकअप, सीसीटीवी और वाईफाई जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। राजस्थान में पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण के नव आयाम स्थापित करेगा RSLMTI का नव निर्मित प्रशिक्षणार्थी आवासीय भवन। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस भवन के लोकार्पण के लिए, ये वर्चुअल लोकार्पण के लिए निवेदन आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत द्वारा। आप सभी से निवेदन की करतल ध्वनि से ये 2 शिलापट आज आपके सामने लोकार्पित हो रहे हैं। और एक और लोकार्पण के लिए निवेदन, जो कि नवीन डेयरी संयंत्र है टोंक मालपुरा का, इसके लोकार्पण के लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इसे भी लोकार्पित करें। ये योजना अंतर्गत 12 करोड़ की लागत से ये निर्मित किया गया है। इससे जिले के लगभग 20 से 25,000 अतिरिक्त पशुपालकों को लाभ मिलेगा और शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद प्राप्त होंगे। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाना है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि आज का जो समारोह है, इसकी स्मारिका का आप द्वारा विमोचन किया जा रहा है।
ये राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह जो आपके कर कमलों द्वारा जो आज पुरस्कार दिए जाएंगे वो निश्चित रूप से हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। आज का ये समारोह 5वां राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हर वर्ष इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। तो करतल ध्वनि से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का। और अब निवेदन 2 राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। अरे भाई, अभी तो पशुपालकों की बात करो। हमारे वरिष्ठ साथी और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बाड़मेर के गौओं की सेवा करने वाले मेवाराम जैन साहब चेयरमैन, सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, डॉक्टर NM सिंह जी, भवानी सिंह राठौड़ साहब और राज्य भर से पधारे पशुपालक और किसान बंधुओं, भाइयों और बहनों। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कटारिया साहब ने, सबने विस्तार से सब बात कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ये कोई कम बात नहीं है कि आप सबकी मेहनत और जो नवाचार हुए या जो साधन अपनाए गए, चाहे वो नस्ल सुधार की बात हो, चाहे प्रोत्साहन के रूप में 5 रुपये प्रति लीटर हम लोगों ने देना तय किया हो, इन सब प्रयासों से ही आपने बाजी मारी और देश में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है उत्पादन में। उसके लिए राजस्थान भर के, आप तो ही हैं, और राजस्थान भर के जो पशुपालक है वो बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में बहुत संभावना अभी भी है। दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ एक बात है, पर गुजरात के अंदर तो सालों से देखते हैं अमूल को। पूरे देश में अमूल जाता है, सरस नहीं जाता है। हालात ये बनने चाहिए कि हम अमूल को बाजी पीछे कैसे रख दें, आगे कैसे बढ़ जाएं। अभी आपने यूपी को पीछे रखा आगे निकल के उत्पादन में, तो राजस्थान के दूध की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के पशुपालक, यहाँ का माहौल, राजस्थान का सर्दियों से अकाल सूखा पड़ता रहता था। जिस रूप में हमारे पशुपालक हो, किसान हो, तकलीफ आई है सूखे के अंदर, कैसे तो अपने पशुओं चारे का प्रबंधन करो, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और डांडों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, कितना मुश्किल काम होता था। फिर रोजगार, मजदूरी कब खुलेगी, सरकार कब खोलेगी, काम कब खोलेगी, बहुत कम पैसे मिलते थे, वो सब टाइम देखा है राजस्थान के लोगों ने, और उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करने की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा, नए नए रूट खुलेंगे, नए नए प्लांट लगेंगे, आधुनिक प्लांट लगेंगे। तो भीलवाड़ा के अंदर में जाके आया 2 दिन बाद, वो रामलाल जाट साहब चेयरमैन है डेयरी के, या रामचंद्र भगवान जो हमारे अजमेर के हैं, वो समर्पित है पूरी तरह डेयरी के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो राजस्थान में काम करते, परंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो किसान जो है खेती करता है, और एक तरफ पशुपालन का काम जो है वो भी किसान ही करता है। अधिकांश जगह तो महिलाएं ज़्यादा भागीदारी निभाती है पशुपालन के अंदर, पर कोई कमी नहीं रखते हैं।
और मेरा मानना है कि ये जो सम्मान का कार्यक्रम है, पहले हरदिन बुड़क साहब थे हमारे मंत्री मेरे साथ में, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में हम लोगों ने शुरू किया था किसानों का सम्मान करना। इस बार शुरू हुआ है कटारिया साहब के आने के बाद में पशुपालकों का सम्मान। उसके पहले सम्मान जो है टीचर का जरूर करते थे, अध्यापकों का, वरना तो उद्यमियों का, व्यापारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनका ही सम्मान होता था बड़े बड़े प्रोग्राम होकर के। तो किसानों का सम्मान, पशुपालन का सम्मान की नई परंपरा राजस्थान ने शुरू करी है। मेरा मानना है कि उसका असर देखने को मिला कि आज हम लोग नंबर 1 पहुंच गए उत्पादन के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी तरह से हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। धन की कमी नहीं आने दी जाएगी आपके सेक्टर को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए एक के बाद एक, मैं पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब मैंने पहली बार दवाएं फ्री की थी मनुष्यों के लिए और टेस्ट फ्री किए थे, चाहे डायलिसिस हो, खून की जांचें हो, शुरुआत करी थी। उस वक्त हमने पशुओं की दवाएं फ्री करी थी उस जमाने के अंदर। और अब तो हमने बहुत आगे बढ़ गए हैं, चिकित्सा केंद्र हो, जगह जगह अभी कटारिया से बता रहे थे आप लोग, हर पंचायत में कैसे सब सेंटर बने, पशुओं का इलाज गांव में हो सके, कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा पे और स्वास्थ्य में हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है। 2 सेक्टर ऐसे हैं जीवन में, बाकी तो देखिए पानी भी है वो भी आवश्यक है, बिजली भी है आवश्यक है, सड़कें भी आवश्यक है, पेंशन भी आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। पर अगर सरकार जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जोर दे दे मनुष्यों के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सब सेक्टर में जो मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो कॉमन रिसोर्स बनता है। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, चाहे वो पशुओं की सेवा करना हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र में जाए, उद्यमी बने, व्यापार करे, नौकरी करे। तो शिक्षा का अपना बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। पहली बार मुख्यमंत्री था, मैंने नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने जोड़ दिया, बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ। ये तमाम काम इम्पोर्टेंट है, पर शिक्षा पे हमने इतना जोर दिया कि आप सोचिएगा। अभी कटारिया जी कह रहे थे, आपको विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, कटारिया जी पता नहीं क्या लेनिया है कि ये जॉबनेर के लिए मेरे पास आए थे पिछली टर्म में जब मैं मुख्यमंत्री था, कोई 5-7 दिन पहले आए होंगे मेरे ख्याल से, साहब जॉबनेर कॉलेज है, इसको विश्वविद्यालय बनाओ, कृषि कॉलेज थी। और मैंने एक झटके में उस वक्त विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आए साहब इसको वेटनरी यूनिवर्सिटी बना दो यहाँ पर, एक झटके में यूनिवर्सिटी बन गई वेटनरी यूनिवर्सिटी। ये लेने की बात होती है, लेने के मतलब समझ गए। तो ये प्रेम और भाईचारे की बात भी होती है कि आप किस प्रकार एक व्यक्तित्व जो है वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, क्यों सोच रहा है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खुद की ऊंची हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सुझाव को मंजूर करना आसान होता है। वही लागू इनके साथ होगा। आज मुझे कहते हुए घर है कि 75 साल हो गए आज़ादी को हमें, उसमें हमारे राजस्थान में 250 कॉलेज खुली है, पर अधिकांश कॉलेज वो खुली है, उसमें कृषि नहीं के बराबर, गर्ल्स की बहुत कम कॉलेज होगी। अभी जो मैंने कॉलेज खोली है ये 5 बड़े मिला करके 300 कॉलेज हमने खोल दिए, 300 कॉलेज खोल दिए। उसमें कृषि कॉलेज भी 20, 30, 40 होंगी मेरे ख्याल से। गर्ल्स कॉलेज तो 100 से पार कर गई। इस प्रकार से हम शिक्षा भी जोड़ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर।
कि गांव से भी बच्चियों को, लड़कियों को भेजते नहीं हम शहरों के अंदर, तो गांव में ही पढ़ने का मौका मिल जाए उनको। ये भी कह दिया मैंने कि 500 लड़के जहाँ पढ़े हो स्कूल में अगर 500 लड़के आने लग गई है, वहाँ पर स्कूल को कॉलेज घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सोच के हिसाब में सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य के अंदर हम लोग नंबर 1 देश के अंदर है। ये बता रहे हैं कि करीब 49 कैसी कॉलेज खुल गई, 49 कैसी कॉलेज। स्वास्थ्य के अंदर देखिए आप, हिंदुस्तान में कहीं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ आप, नाम तो बीमे का है पर एक प्रकार से बीमा जो है वो फ्री बीमा है। अधिकांश लोगों के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा उनसे। जैसे आप खेती के लिए देते हैं प्रीमियम कटवाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पैसे वाले जो लोग हैं उनसे जरूर 850 रुपये लेते हैं, सिर्फ 850 रुपये। पहले 10 लाख का बीमा था, अब इस बार ने 25 लाख का बीमा कर दिया है। और आप सोचिएगा कि हालात जो पूरे देश में बने हैं उसके अंदर, वैसे भगवान करे किसी का काम पड़े ही नहीं, दवाइयों से नहीं पड़े, अस्पताल से नहीं पड़े, अलग बात है, पर एक सिक्योरिटी देना सरकार का। अगर आपके घर में तकलीफ आ गई तो आपको 25 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, जिनकी तकलीफ आती है वो जानता है परिवार वाला। बूढ़े माँ बाप भी बीमार पड़ते हैं ना, तो अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, डॉक्टर कहते हैं बचेंगे नहीं ये, तब भी अपन चाहे बचे नहीं तभी पूरी कोशिश करें बचाने के लिए। घर बिक जाए, गहने बिक जाए, गिरवी रख दो, कुछ भी कर दो, मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ये हमारे संस्कार हैं। और हमने इसीलिए उन संस्कारों को भी ध्यान में रखा कि मकान क्यों बिके, गहने गिरवी क्यों रखे। गिरवी रखना ही मैं समझता हूँ बाद में क्या होता है आपको मालूम ही है, कितने गहने वापस आते हैं। तो हमने व्यवस्था कर दी है कि कोई तकलीफ आ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट हो, उन सब का अब जो है इलाज बिल्कुल पक्का हो गया है। ओपीडी सरकारी अस्पताल में फ्री, आईपीडी फ्री भर्ती होने वाला। ये प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं ये ओपीडी को तो अलाउ करते नहीं हैं, पर भर्ती अगर वहाँ होता है उसका इलाज भी फ्री, ये हमने व्यवस्था कर दी। अभी कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है उनकी, ख़त्म हो जाएगी वो। हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये कानून पास किया है। सूचना का अधिकार सोनिया गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था देश को। शिक्षा का अधिकार दिया, कानून बना के पार्लियामेंट का। शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया कानून बना के देश को। आज बड़ी सरकार बदल गई हमारी, मोदी जी आगे प्रधानमंत्री बन गए तब भी नरेगा आज भी लागू रखना पड़ा उनको, क्योंकि कानून बन गया था। और खाद्य सामग्री का अधिकार, पूरे देश के अंदर गेहूँ चावल कितने महंगे हो जाए, पर जनता को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, कानून के अंतर्गत मिलेंगे। उसी ढंग से अभी हमने कहा प्रधानमंत्री जी को, आप सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाओ, सबको पेंशन जो है किसी किसी रूप में, चाहे मजदूर भी है, किसान भी है जिसकी आमदनी खत्म हो गई है, और बेटे पोते भी ऐसी स्थिति में नहीं है वो पालन पोषण कर सके, ध्यान रख सके। सरकार की ड्यूटी है कुछ परिवार को पूरी ढंग से पाले जिंदगी भर। दुनिया के मुल्कों में ये है, ये भी हम कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का ज़माना आ गया है, महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए, एक के बाद एक कदम उठाए। और इसीलिए हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं रखी है सामने, उसमें 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी कर दिया। पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का कर दिया। भगवान करे किसी की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो, फिर कई पानी में डूब जाते बच्चे, कई बार बरसात ज़्यादा आ गई, इस बार ज़्यादा आई थी बरसात, कई लोग डूब गए। तो पहले 5 लाख का बीमा था एक परिवार के लिए, अब हमने कहा कई परिवार 2-2 बच्चे एक साथ डूब गए। अनुभव हुआ हमें भी, तो एक बच्चा जो है, 3 बच्चे डूब गए जोधपुर जिले के अंदर एक गांव में।
एक बच्चा जो था अलग परिवार का, उसको 5 लाख मिल गए। दूसरा बच्चा था, 2 बच्चे थे, वो एक परिवार के थे, उनको भी 5 लाख ही मिले, क्योंकि 5 लाख परिवार का था। इसलिए मैंने इस बार 5 लाख 10 लाख कर दिया, तो भाई कम से कम उस परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। तो कहने का मतलब इस प्रकार हम लोग महंगाई को लेकर भी ध्यान रख रहे हैं। अब गरीबों को 500 रुपये में हम दे रहे हैं सिलेंडर, जिनका वो प्रधानमंत्री जी ने वो कौन सी योजना थी, उज्ज्वला योजना। इतने गरीब लोग हैं कि वो उज्ज्वला योजना का पहला सिलेंडर खरीद के बंद हो गए। वो टंकियाँ खाली पड़ी रही वहाँ पर, वो बैठने के काम आने लग गई। अब हमने उनको कह दिया आपके लिए 1150 रुपये का सिलेंडर है, वो 500 रुपये में हम देंगे आपको, 1 हफ्ते से देंगे। ये शुरू किया है। बीमा ये अपना फ्री है, जो आपका स्वास्थ्य का बीमा है, मैंने कहा फ्री है, 850 लेते हैं जो पैसे वाले उनसे, तो पूरे प्रदेश भर का बीमा है वो। अमीर गरीब कोई भी हो 850 रुपये में वो कर सकता है या फ्री कर सकता है। ये जो आपका अभी कह रहे थे कटारिया जी, पशुपालकों के लिए जो बीमा लागू किया हमें, लंपी में 40,000 दे रहे हैं मरने वाली गायों को। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं दे रहे होंगे साथ में। और साथ में जो बीमा करने की मैंने घोषणा करी है, अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन किया मेरे सचिवालय के अंदर, और पूरा स्कीम मैंने कहा कि इस प्रकार लागू करो कि जैसे हम लोग मनुष्यों का बीमा कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना 850 ले रहे हैं पैसे वालों से, और 8 लाख रुपये कम अगर मान लीजिए आमदनी है, चाहे वो जनरल कास्ट हो, SC ST OBC MBC कोई हो, उसी ढंग से पशुपालकों के लिए वो करेंगे कि जिनकी 8 लाख से कम आमदनी है, उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये मैं घोषणा करता हूँ इस मौके पर। उनका बीमा फ्री होगा, प्रीमियम हम देंगे, सरकार देगी प्रीमियम, उनका इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम हम देंगे, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोगों से क्या कितना प्रीमियम लेंगे वो हम तय कर लेंगे, क्योंकि नई योजना लागू की है, इसलिए नई योजना में तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, वो कौन सी कंपनी अग्री होगी नहीं होगी देखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग जल्दी चाहेंगे कि आपको खुशी होगी, अभी तक 5 रुपये में भी हमने करीब 900 करोड़ रुपए का किसानों को, पशुपालकों को हमने लाभ पहुंचाया, 900 करोड़ रुपये लाभ पहुंचाया। भी बातें ये हमारे खिलाफ वाले लोग बहुत करते हैं, मैं उन बातों को नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमें तो ये, हम लोग तो हिंदू ही नहीं हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या, आपको क्या लगता है? ये क्या है, ये हिंदू है कि मुसलमान बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप बताइए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही हमें चुनाव हरवाते हैं, कब तक करते जाएंगे? महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, तनाव बहुत भयंकर है, देश के अंदर हिंसा हो रही है, यूपी सब जगह, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। बताइए, एक पूरी देश की पूंजी जो है वो गिने चुने लोगों के हाथ में आ गई है। हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, ऊपर बड़े परिवार, प्रति व्यक्ति आय बढ़े ही हम लोगों ने। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मैंने दिए असेंबली के अंदर। पिछले 5 साल पहले जो सरकार थी उससे अभी में राजनीति का फर्क आ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़े। पर ये जो हमें बदनाम क्यों करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये समझ के परे हैं। गौशाला, पिछली बार मेरे दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो पहली बार देश के अंदर कह रहा हूँ आपको, गाँव का मैंने अलग खोला निदेशालय वाला, फिर सरकार बदली तो खाली विभाग बदल दिया उनका नाम, ठीक है ना, विभाग तो रख दिया नाम उसका, खाली नाम बदला, काम नहीं बदला। क्योंकि हमने उस वक्त शुरुआत करी थी कि गौशालाओं को अनुदान देने की बात करी थी पहली बार देश के अंदर, और साथ में डायरेक्टरेट खोल दिया। आपको जान के खुशी होगी, उन्होंने 5 साल में सिर्फ 143 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को, और हमने इन 4 साल में 2313 करोड़ दिए हैं। और अब हमने 12 महीने कर दिया उनके लिए अनुदान भी, जो निसर्जन है या जो नंदी है उन सब के,
कहने का मतलब है कि ये राजनीति धर्म के नाम पे करना उचित तो नहीं है। उससे जातियों में भी, बिरादरियों में भी धर्म के नाम पर कटुता बढ़ती है। वो ना देश हित में है, न प्रदेश हित में, न समाज के हित में होती है। प्रेम और भाईचारा, मोहब्बत ही काम आती जिंदगी में। कोई 1000 साल की उम्र है नहीं। हमारी उम्र कितनी होती है? 100 साल, कोई 110-20 साल रहते होंगे जिंदा। बाकी तो आप जानते हो कि 1000 साल की उम्र हो गए तब तो फिर भी आप समझो भाई अभी तो 1000 साल जिंदा रहना है, इसलिए अपनी बात करो। सब धर्म सिखाता है, अच्छी बात सिखाता है। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेयरी बूथ भी खोले जा रहे हैं हमारे यहाँ RCDF से। और जैसा भी बताया मंत्री जी ने, पशु चिकित्सा उपकेंद्र 1219 ग्राम पंचायतों पर जो खुल गए हैं, खुल गए हैं आपके। क्रेडिट कार्ड 90,000 पशुपालकों को जारी किए गए, क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी किए गए हैं। और 2500 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे जहाँ पर आप कलेक्शन भी आसाम से कर सकते हैं। तो मैं लंबी बात नहीं कह के आपको इतने कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में किसानों के अलग बजट पेश किया मैंने। ये भी सोच हमारी थी देश के अंदर। पहली बार मैंने घोषणा करी और मेरी घोषणा के बाद में असेंबली आ गई पहले तमिलनाडु की। तो मुझे खुशी है हमारी घोषणा के बाद में पहला राज्य बन गया तमिलनाडु जहाँ पर अलग बजट पेश किया गया किसानों का। और फिर उसके बाद में हमने इस बार दूसरा बजट पेश किया है किसानों का, पशुपालकों के लिए। जो कर सकते करेंगे। हम जानते हैं कि कहना बड़ा आसान है कि दुगनी इनकम कर देंगे, पर दुगनी इनकम खाली कहने से थोड़ी हो सकता है। ऐसे कदम उठाओ कि उसकी जेब के अंदर जो है डबल पहुँच जाए, तभी तो डबल इनकम होगी। खाली मैं बैठे में अभी खड़ा कर दूँ 4 गुना इनकम कर दूंगा, कैसे कर दूंगा? जब तक ये ऐसी स्कीम नहीं बने जिससे कि किसानों को उसका ऊपर का लाभ मिले, MSP में उस ढंग से बढ़ोतरी हो, सुनिश्चित हो कि उसको पूरा, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे पाला पड़ना, कुछ भी हो जाए, पूरा मुआवजा मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, इनपुट सब्सिडी मिलेगी। ये तमाम बातें जो है, कई बार तो बुआई हुई नहीं और बरसात इतनी भयंकर आ गई, वो बुआई चली गई आपकी। पूरा पैसा लगा हुआ था बुआई वाला, वो भी गया, बीज और खाद सब चला गया। तो उसकी इनपुट सब्सिडी देने लगे हम लोग। तो मैं आपको इस मुबारक मौके पर जो लोग हमारे सम्मानित होने जा रहे हैं अभी, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, उन पशुपालकों का जिनको सम्मान मिलेगा अभी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि उनके नवाचार से बाकी किसानों को, पशुपालकों को प्रेरणा मिलेगी। ये माहौल बढ़ता जाएगा और अधिक से अधिक पशुपालक एक दूसरे के काम भी आएंगे, मदद करेंगे। किसानों के अंदर भी जो पहले वो 3 काले कानून और लंबी लड़ाई चली थी, अभी भी दिल्ली में देख रहा था, आपने टीवी में देखा होगा, बम्बई के अंदर जो महाराष्ट्र में लोग पैदल चलते आ रहे थे, छाले पड़ गए पैरों में। तो ये माहौल देश हित में नहीं है कि आप पूरे देश के अंदर किसान जो है, तमिलनाडु आया जयपुर दिल्ली के अंदर तो कपड़े खोल करके उसने प्रदर्शन किए वहाँ पर। महाराष्ट्र के किसान दूसरी बार आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं उनके, देखा नहीं जाता है टीवी में, आप लोगों ने कुछ देखा होगा। मैं बाय द वे बैठ गया तो एक बार देखा मैंने कि बूढ़े बूढ़े औरत आदमी तक चल रहे हैं। तो राजस्थान में मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, हमारी अच्छी टीम थी, जम के हमने 5 साल में होने वाले पूरे, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। बस गांधी जी का कहा था, अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखो। अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना के हमने सारे फैसले किए। महंगे की मार कम हो उसके ऊपर, इतने राहत के कई काम किए हमने। तो बता चुके हैं आपको अभी, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं हो, आपको खुशी होगी 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आएंगे। 1 करोड़ 4 लाख लोग। किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री करी है, करीब 12 लाख 13 लाख किसानों के बिल जीरो आएंगे।
उनको खाद्य सामग्री पैकेज दे रहे हैं, हम लोग पैकेज दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की स्थिति है कोरोना के बाद में कि उनकी स्थिति संभली नहीं अभी तक भी। कई तो नौकरी निकाल दिए गए, कि घर बैठे हुए हैं, धंधे खराब हो गए। इधर राहत का पैकेज भी हमने दिया है जिससे कि उनको राहत मिले। और 25 लाख का बीमा भी हम 30 तारीख का राजस्थान दिवस है उस दिन हम लॉन्च कर रहे हैं उनको। और हम चाहेंगे कि चाहे 10 का 25 हो रहा हो और चाहे 50 यूनिट का 100 यूनिट हो रहा हो बिजली का। पहले 50 किया था हम लोगों ने, 100 कर दिया। तो जितनी भी योजनाएं हमने बनाई है, इन तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उसमें मैं आपसे अपील करूँगा आप हमारी भावनाओं को पहुँचाएँ। और रजिस्ट्रेशन करने का काम हम शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसी ढंग से हम लोग सब मिलकर के, जो गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूँ, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मिले आपको। और आप देख रहे हो IT बेस्ड काम होने लगा है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। मोबाइल का मैंने पहले कहा था 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को, जो हर परिवार की मुखिया है, उनको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मोबाइल फ़ोन देंगे। उसमें कुछ तकलीफ आ गई थी पहले, क्योंकि जो चिप आती है अंदर, वो सिम नहीं, सिम कार्ड तो अलग होता है, एक चिप होती है वो चलाती है मोबाइल को। कारें आजकल एडवांस आ गई, इनमें चिप होती है, उससे ऑटोमेटिक कार चलती है। सब तरह के वो राइट लेफ्ट घुमाने वाले होते हैं, वो जमाने वाली कार नहीं रही अब, उनकी चिप होती है। वो चिप पूरे मुल्क नहीं, पूरे दुनिया के मुल्कों में क्राइसिस हो गया कोरोना के बाद में। कोरोना में तो फैक्ट्री बंद हो गई थी, उसके कारण से तो डिले हो गया, एक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी हमने तय किया कि राखी पर पहली बार पहले फेज के अंदर 40 लाख उन परिवारों को जिनकी बच्चियाँ कॉलेज पढ़ती है, कॉलेज में, स्कूल में, या विधवा बहन है हमारी पढ़ी लिखी, कोई कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी वालों को पहले हम चूज कर लेंगे राखी पर, उसके बाद में फेजिंग हम देंगे। तो मोबाइल का ज़माना है, IT का ज़माना है, और पूरी गवर्नेंस भी आजकल IT बेस होती है। आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन भी IT बेस हो रहे हैं। ई-मित्र 80,000 ई-मित्र है राजस्थान में, 80,000। और उनमें से आप देखते हैं किस प्रकार से बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, किस प्रकार सुविधा मिलने लगी है। ये तमाम बातें हम चाहते हैं IT की तरफ और आगे बढ़ें, नई पीढ़ी को भी उसकी तरफ ले जाएँ, जिससे कि नई पीढ़ी को भी आने वाले वक्त में, मैं समझता हूँ कि ज़माना ये आ गया कि लोगों को 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ एक साल के पैकेज मिलते हैं आजकल। तो राजस्थान के बच्चे पीछे क्यों रहे? इसलिए हमने अभी ये कटाई जी कहते कि कुछ लोगों को हम भेज रहे हैं, 100 लोगों को विदेश भेज रहे हैं, और संख्या देश में भेजने की। वो तो आपको वो कर लेंगे। मुझे बताओगे मैंने कुल कितनी संख्या घोषित की थी? नहीं, 100 के अंदर विदेश जाएंगे, और संख्या है जिसमें वो लोग अपने देश में भ्रमण करेंगे। मतलब संख्या मैं भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, बस मालूम पड़ रहा है। तो हमने तय किया कि किसानों को भ्रमण भी करवाएं, विदेशों में भेजें। मैं खुद जाके आया इजराइल में लास्ट टाइम। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद अनुभव प्राप्त करें, उसी आधार पर यहाँ आकर के और ज़्यादा बड़े काम कर सकें। इसलिए मैं यही आपके निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम सब मिले हैं, आप सम्मानित हो रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप हमेशा से ही पशुपालन और कृषि की तरफ आपका ध्यान रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अब से राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह की 2 राज्य स्तरीय सबसे पहले हम पुरस्कार देंगे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री सुरेंद्र अवाना पुत्र श्री शैतान सिंह, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। आपको राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा फेलो फॉर्मर अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। आपको गोपाल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है प्रथम।
और गाय के गोबर से आप जैविक खाद तैयार करते हैं, उन्नत नस्ल के गिर सांड का संधारण करते हैं और मधुमक्खी मछली बतख पालन भी आप द्वारा किया जा रहा है। यह है श्री सुरेंद्र अवाना। अवाना जी कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में 4 पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त कर चुके हैं। तो यह आदर का साफा है आपके लिए। इसी तरह से आप सभी अन्य पशुपालकों को भी प्रेरित करते रहें। ये पुष्प हैं और ये मंत्री महोदय द्वारा आपको आदर की शॉल है और ये नकद चेक भी आपको दिया जाएगा। ये स्मृति चिन्ह है, सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है और ये 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार श्री सुरेंद्र अवाना पुत्र श्री शैतान सिंह। दूसरा नाम श्री प्रेम सिंह राव पुत्र श्री मुफ्त सिंह राव, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। आप भी राज्य स्तरीय सम्मान पा रहे हैं। आपने थारपारकर नस्ल की देशी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत काम किया है। पर्याप्त मात्रा में हरे चारे का उत्पादन करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद का भी आप उत्पादन करते हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं और 50 मनोहर गुर्जर और हरिनारायण जी, आपके बाद जोधपुर के श्रेयांश जी और धर्माराम जी तैयार रहे। तालियां बहुत कम हैं, पुरस्कार इतने अच्छे हैं और इतना आतिथ्य है। और जोधपुर से श्रेयांश मेहता, श्रेयांश जी जोधपुर से हैं, जोधपुर संभाग से। तीन संभाग और बाकी हैं। श्रेयांश जी जरा जल्दी जल्दी करें। धर्माराम जी, आपके बाद कोटा के नरेश जी, भवानी जी, उदयपुर के मावालाल और भरत कुमार तैयार रहे। कोटा से नरेश गुप्ता,
कोटा से नरेश जी गुप्ता, कोटा से ही भवानी शंकर, और ये संभाग उदयपुर है। अब मावालाल जी पटेल पधारें, और उदयपुर संभाग से ही भरत कुमार है। भरत कुमार जी, पशुपालकों का तो सम्मान हुआ, और पशुपालकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन की एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से आप हमारे मुख्यमंत्री, और तालियों की करतल ध्वनि से कटाई साहब कह रहे हैं तो 100 लोग जा रहे हैं, किसान लोग इजराइल जाएंगे, वो तो और भी नहीं जा सकते, आपके ऊपर है। तो आप लोगों में 25 लोग जो हैं पहली किस्त में 25 लोग भेजेंगे, डेनमार्क या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी जाना चाहिए कटाई हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भवानी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द धन्यवाद की ज्ञापित करें, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना है, लेकिन आपने इतना वक्त हमारे साथ बिताया, उसके लिए हम जोरदार तालियों से आपको यहाँ से विदा करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं।